डायमेंशन। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमाएं, मात्रक और विमाएं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, सचिन, सिद्धार्थ, अंकित, महक, आलोक, सभी को नमस्कार। मोनू कह रहे वेलकम टू कैरेविल ऐप। ओके भाई, यहाँ जाओ। कंटिन्यू रनिंग इन वेस्ट बंगाल। अच्छा देखो, ये जो यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर है, मैं इसमें आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो रेलवे के पेपर देता है भाई, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम भी दे रहा है, असिस्टेंट लोको पायलट भी दे रहा है, टेक्नीशियन का भी दे रहा है, तो उसे जो डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखवाऊंगा, जो विमाएं लिखवाऊंगा, वो उसे करनी है, मजबूरी है उसकी। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि जो एसएससी के पेपर दे रहा है, केवल सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल टाइप के, तो उसे यूनिट मेनली ध्यान रखनी है। डायमेंशन अगर आपका मन करे तो आप डायमेंशन भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसएससी का असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का पेपर दे रहे हैं तो फिर तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना ही पड़ेगा। यानी यूनिट्स और डायमेंशन जो है, इसमें यूनिट तो सबको पढ़नी है। आप कांस्टेबल से लेकर सीडीएस तक का एग्जाम दें तो मात्रक सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछ सकता है वो, और आपसे सीडीएस के एग्जाम में भी पूछ सकता है। लेकिन जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जनरली वो क्या है, जो एसएससी के जो सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस टाइप के पेपर हैं उनमें डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछता है, थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछता है। लेकिन आपसे कहूंगा कि जब आप क्लास के अंदर यूनिट्स पढ़ रहे हैं ना, तो डायमेंशन समझो कि आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, बस आपको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद करना है। तुम रिस्क क्यों लें भाई, मात्रक तो हमारी मजबूरी है, यूनिट तो मैं पढ़ना ही है। अगर मुझे यूनिट आती है तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं, बस 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान रखकर ही। तो हम क्लास में क्या करेंगे, यूनिट्स और डायमेंशन सबको लेके चलेंगे, ताकि हम चाहे पेपर दें असिस्टेंट लोको पायलट का, चाहे हम पेपर दें सीजीएल का, चाहे हम पेपर दें सीडीएस का, चाहे हम पेपर दें ये आपका और भी पीसेस वगैरह का, तो सबके लिए आपका काम चल जाए। ठीक है। अच्छा, अभी बेटा यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में सबसे पहले हम चीज लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम कहते हैं भौतिक राशि। इसे लिखूंगा बेटा मैं क्यू से। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि हम उन्हें कहेंगे कि एक बच्चा कह रहा है सर मुझे एसएससी के बैच में लाइव क्लास के नाम पर यूट्यूब रिकॉर्डेड वीडियो मिला है। यूट्यूब रिकॉर्डेड तो कोई वीडियो नहीं होता हमारे यहाँ, वो बेटा यूट्यूब का ना इंटरफेस होता है। वो यूट्यूब रिकॉर्डेड तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे कैसे रिकॉर्ड करोगे तुम, यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड का कोई मतलब ही नहीं। यूट्यूब पे तो कभी क्लास होती है तो लाइव क्लास होती है, अगर यूट्यूब पर रिकॉर्डेड भी डालनी है तो भी उसे ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक जब आपको पूरी जानकारी ना हो ना, तो अपने आप से दिमाग कम से कम लगाया करो, है ना। तो बुद्धि का प्रयोग कम से कम करना है, जितना भगवान ने दिया केवल उतना, एक्स्ट्रा यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे देखना कि बेटा फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनकी एक वैल्यू हो और एक यूनिट, एक मात्रक हो। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको 3 घंटे पढ़ाऊंगा, तो टाइम जो है कितना घंटे पढ़ाऊंगा, 3 घंटे। तो टाइम जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, क्योंकि आप इसे नाप सकते हो। कितनी वैल्यू है इसकी, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और घंटा इसका मात्रक हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि वो होते हैं सब नाप सकते हो, किसकी कोई यूनिट कोई मात्रक हो। जैसे लंबाई की 5 मीटर, जैसे कि टाइम 6 घंटे, जैसे कि मास द्रव्यमान 12 किलोग्राम, जैसे कि स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड या 30 किलोमीटर पर घंटा। तो वो चीजें जिनकी आप नाप तोल कर सकते हो उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हर एक चीज को आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप किसी से कितना प्रेम करते हैं, तो आप ये थोड़े ना कहोगे जी मैं किससे प्रेम करता हूं 12 किलोग्राम, या आपको कितना गुस्सा आया 30 न्यूटन का आया,
या आपने दर्द हुआ पैर में, कितना दर्द हुआ 30 डिग्री सेल्सियस, तो जो दर्द हो गया, पेन हो गया, गुस्सा करना किसी को, किसी से जेलसी करना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इनकी कोई यूनिट, कोई इनका मात्रक नहीं है, इनकी आप ना कोई वैल्यू बता सकते हो ना इनकी कोई यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होंगे जिनकी कोई वैल्यू हो, 10, 12, 18, 20, 30 और साथ में कोई मात्रक भी हो। तो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और जिनकी एक यूनिट, एक मात्रक भी हो। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, Q इजकल टू एन यू। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि क्लास हम पढ़ेंगे 3 घंटे, तो टाइम की वैल्यू कितनी है 3 और मात्रक क्या है घंटे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और इनकी एक यूनिट, एक मात्रक भी होगा। जबकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ना कोई वैल्यू होती है और ना ही कोई उनका मात्रक। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपके पैर में चोट लग गई तो कितना दर्द हो रहा है, तो आप ये नहीं बता सकते कि 12 हो रहा है कि 17 हो रहा है, तो आप बस ये कहेंगे बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो हर एक चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं, जिसके हम नाप तोल कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये बेटा मेरे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है Q इजकल टू एन यू है ना। अगर मैं यहाँ पे काम करूं, ये बड़ा ध्यान समझना कि अगर मैं इस U को बेटा नीचे लेके चला जाऊं, या ऐसा समझो आप, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लो मैंने कहा कि भाई एक तार की लंबाई 1 मीटर है। आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। अगर एक तार की लंबाई 1 मीटर है और मैं आपसे कह दूं कि सेंटीमीटर में बदलो, तो आपको कि सर तार की लंबाई 1 मीटर है, सेंटीमीटर में लिखने लगेंगे तो 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि मैंने यहां पे एक चीज देखी, अगर तार की लंबाई 1 मीटर है तो सेंटीमीटर कितना आ गया 100। यानी जैसे बेटा मैंने, मीटर तो बहुत बड़ा होता है, सेंटीमीटर होता है छोटा सा, यानी जैसे मैंने छोटी यूनिट यूज की, यानी मीटर से मैं क्या आ गया सेंटीमीटर पे, तो तुरंत वैल्यू बढ़ गई है। यानी जितनी छोटी यूनिट आप यूज करोगे, संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। अगर मैं सेंटीमीटर से भी छोटा मिलीमीटर लेके आ जाऊं, तो 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं 1000 मिलीमीटर के। यानी हमने क्या देखा कि जितना छोटा मात्रक आप यूज करेंगे, आपने क्या किया मिलीमीटर की जगह और नैनोमीटर लिया है, एंगस्ट्रोम लिया है, जितना छोटा मात्रक यूज करेंगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। यानी मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा, मीटर तो काफी बड़ा होता है। तो जितनी छोटी यूनिट यूज करेंगे उतनी बड़ी वैल्यू बनेगी। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट हैं ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं छोटी यूनिट यूज करूंगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। अगर मैं यूनिट बड़ी यूज करूंगा, किलोमीटर का यूज करूंगा, किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, तो बड़ी यूनिट यूज करूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, इसके लिए मुझे आपको इतनी कहानी सुनानी पड़ी। उसने कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी एक भौतिक राशि है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके संख्यात्मक मान से और उसके मात्रक से। तो उसने कहा कि जो संख्यात्मक मान और मात्रक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, ये इनमें क्या संबंध होता है। तो उसने एक ऑप्शन में लिख दिया कि दोनों समानुपाती होते हैं, एक में लिखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने बोला कि होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा मात्रक यूज करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, मात्रक छोटा यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि लीटर बड़ा होता है किलोग्राम। बेटा लीटर अलग चीज की यूनिट है, लीटर वॉल्यूम का मात्रक है, और किलोग्राम जो है या किलो जो है वो मास का मात्रक है। उन्हें कैसे कंपेयर करोगे आप हैं? भाई लीटर तो वॉल्यूम के लिए मात्रक होता है आयतन का, और किलो होता है मास के लिए। अब हमारे पास में ये एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने हल्की फुल्की से बात की। अब यहां पे लिखेंगे हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में लिखेंगे 7 मूलभूत भौतिक राशि, 7 मूलभूत भौतिक राशियां, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेटा पहले आप ये समझना कि फिजिकल क्वांटिटी तो हम समझ गए, भौतिक राशि होती है, इसके हम नाप तोल कर सकते हैं। लंबाई हो गया, मास द्रव्यमान हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन त्वरण हो गया, तो इनकी हम नाप तोल कर सकते हैं, वो तो होती है भौतिक राशियां। लेकिन फंडामेंटल का मतलब पता क्या है?
अगर आपको ये 7 भौतिक राशि जो मैं आपको लिखूंगा और आपको ये पता है, तो इनकी हेल्प से आप फिजिक्स की बाकी टर्म को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अगर आपको 7 भौतिक राशि पता है तो इनकी हेल्प से आप पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो 7 मूलभूत भौतिक राशि क्या है? देखो, फंडामेंटल्स को ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे कहूं एक मकान बनाने के लिए मूलभूत क्या क्या चीजें आपको चाहिए, जो फंडामेंटल जो चाहिए आपको, सर मकान बनाना तो ईंट तो चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, सरिया चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए, पानी चाहिए। कम से कम ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर मेरे पास में चीजें हैं तो मैं कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकता हूं। 2 फ्लोर का मकान बनाओ, 10 फ्लोर का बनाओ, 8 फ्लोर का बनाओ, कैसे भी बनाओ, ये फंडामेंटल चीजें जो चाहिए। अगर आपके पास टाइल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना टाइल के भी मकान बन जाएगा, है ना। मार्बल नहीं है तो भी बन जाएगा, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीज होती है जिनकी हेल्प से आप बाकी चीजों का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल कौन कौन सी, इनका नाम ध्यान रखना। पेपर में आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन देकर कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है, मूलभूत भौतिक राशि है, फंडामेंटल है और कौन सी नहीं है। तो मैं यहाँ पे 7 नाम लिख रहा हूं, ने ध्यान समझना। पहले हम याद रखेंगे लेंथ, लंबाई, लेंथ लंबाई। दूसरा लिखेंगे मास, द्रव्यमान। तीसरा लिखेंगे टाइम, समय। एक लिखेंगे मैडम टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर, तापमान। एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। एक लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और एक लिखेंगे हम लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो बेटा मैंने आपके सामने ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां लिखी हैं। तो कि फिजिक्स को समझने के लिए आपको 7 फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए। लंबाई, मास, द्रव्यमान, टाइम, समय, टेम्परेचर, तापमान, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। ये बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, पदार्थ की जो मात्रा है, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा पदार्थ की मात्रा के बारे में। कि मान लो कि मेरे पास कोई पदार्थ है और पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं मोल में। कि मान लो कि मेरे पास 1 मोल पदार्थ है, तो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि अगर आपके पास में 1 मोल पदार्थ है तो इसका मतलब है कि आपके पास उस पदार्थ के 6.023 गुणा 10 की पावर 23 मोलिक्यूल या एटम है, अणु या परमाणु है। तो और आपसे कोई पूछे कि 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 1 मोल में अणु या परमाणु की संख्या होती है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। याद रखना, 1 मोल में किसी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। देखो, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 दर्जन पेन है, तो 1 दर्जन यानी कि 12 पेन है। मैं कहूं कि मेरे पास 1 दर्जन एप्पल है यानी कि 12 है। 1 दर्जन कपड़े हैं यानी कि 12 है। यानी 1 दर्जन 12 को रिप्रेजेंट करता है। चाहे कपड़े हो, चाहे पेन हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, 1 दर्जन में 12 आएंगे। ऐसे ही 1 मोल में चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो, उनकी संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। और बेटा इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इस नंबर को एक साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने बताया था मैं इसके बारे में, हम एवोगैड्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा बेटा, जो लुमिनस इंटेंसिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ये बीएससी वगैरह में डिटेल में पढ़ाया जाता है। अभी के लिए आप ये समझो कि जैसे मैंने इस कमरे में एक ट्यूबलाइट जला रखी है, तो उसकी कुछ चमक है, कुछ इंटेंसिटी है। अगर मैं इसमें 2 बल्ब जला दूं, 2 ट्यूबलाइट जला दूं, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि चमक जो है, जितने ज्यादा बल्ब आप जलाओगे उतने ज्यादा इंटेंसिटी लगातार क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो आपने कुल मिला के अभी के लिए ध्यान रखना है कि अगर पेपर में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि है, कौन सी नहीं है, अगर इन 7 में से कोई सा नाम आपको लिखा मिल गया, वो तो मूलभूत भौतिक राशि है। अगर लिखा नहीं मिला तो वो नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं है? तो यहां पे लिखेंगे हम, एक लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, एक लिख रहा हूं मैं टेम्परेचर, तापमान, एक लिख रहा हूं मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, एक लिख रहा हूं मैं स्पीड, चाल। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि नहीं है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? ये ऐप के बारे में मैं रोज बता रहा हूं भाई, मैं मेरे से पूछना बंद करो। ये ऐप अपने आप चल जाएगी, 2-4 दिन में डाउनलोड सब हो जाएगा। बार बार मत पूछो एक ही चीज। तुमने यार रोज की क्लास में एक ही गाना गा रखा है, डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने जो 7 फंडामेंटल भौतिक राशियां बताई हैं उनमें आपने वैद्युत धारा करंट भी लिखवाया है, तापमान भी लिखवाया, पदार्थ की मात्रा भी, लेकिन वहां तो स्पीड तो लिखवाया नहीं है। तो स्पीड जो है मूलभूत भौतिक राशि नहीं है। अगर आप एक चीज देखेंगे, अगर आपको स्पीड एक्सप्लेन करना हो तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा कि स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? चाल क्या होती है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर आपको स्पीड को एक्सप्लेन करना था तो आपने दूरी और समय का यूज किया। दूरी यानी कि लेंथ का, और किसका यूज किया? समय का। यानी कि आपने लेंथ और टाइम को लेकर आपने किस एक्सप्लेन कर दिया? स्पीड को, कि कोई चीज अगर कम समय में अधिक दूरी तय करेगी यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा, वो तेज भाग रही है। तो स्पीड जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड, जिसे आपने डिराइव किया, व्युत्पन्न राशि। तो ये बेटा हमारी क्या है? सारी की सारी फंडामेंटल, मूलभूत, फंडामेंटल, मूलभूत। और ये बेटा जो स्पीड है ये हमारी कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी डिराइव्ड, हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसे आपने डिराइव किया है डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से, तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है। ऐसे अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपको आंसर देना है। इस बार आपको बताना है कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल है। ध्यान सुनना, कौन सी फंडामेंटल है ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास में मोमेंटम संवेग, वेलोसिटी वेग, एक्सिलरेशन त्वरण, मास द्रव्यमान। तो कौन सी फंडामेंटल है ये आपको बताना है। मोमेंटम संवेग बताया मैंने एक ऑप्शन आपको, एक ऑप्शन हमने क्या लिया शायद एक्सिलरेशन त्वरण लिया, एक वेलोसिटी वेग लिया, और एक हमने लिया मास द्रव्यमान। तो कौन सी है? हाँ, अंकित साहू सगुन, इनका ठीक है एकदम। मास, अनुज सिंह, अनामिका, विशाल, अंजलि वर्मा, दीपाशा, नेहा यादव, प्रज्ञा, अंजलि, अस्तुति, उमेश, दीपाशा, वरुण, दीपक, दिनेश, काजल ने वो सही लिखा है। जिन बच्चों ने मास लिखा है उनका एकदम सही आंसर है द्रव्यमान। ठीक है, तो आप ये बेसिक बात तो समझ गए। अब आते हैं हम यहाँ पे इनके मात्रक पे और फिर बाद में डायमेंशन पे। अब यहां से हम धीरे धीरे मामले को करेंगे स्टार्ट। यहां पे लिख रहा हूं बेटा मैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, यानी जिसके हम नाप तोल कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे हम उसके लिखेंगे एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम में उसकी यूनिट क्या यूज करते हैं। और यहां पे लिखेंगे उसका विम्य सूत्र, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, भाई आप इसके लिए कॉल सेंटर पे फोन करो भाई, है ना। ये कोई क्वेरी वाला ऑफिस नहीं है, है ना। और मैं आपको पता है कि अपने घर से क्लास लेता हूं, मुझे केवल अपनी क्लास के बारे में पता रहता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि बाकी किसी टीचर की बात आप कॉल सेंटर में बात करो। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी है, और आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए कि सीखने से कि आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या खाली केवल आपको कमेंट ही करना है और आपको इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है तो बात अलग है। ठीक है। अब देखो तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसमें हमने सबसे पहले 7 उनकी बात कर लेते हैं फंडामेंटल की।
अच्छा, मैं इनके सबके नाम जो है पहले हिंदी में लिख चुका हूं, अब दोबारा हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में थी लेंथ लंबाई, एक था मास द्रव्यमान, एक था टाइम समय, एक था टेम्परेचर तापमान, एक था इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा, एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और एक है लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। अब इन सब के आप पहले हम यूनिट देखेंगे, मात्रक देखेंगे, ठीक है। अब यहां देखेंगे बेटा, जो लेंथ है इसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है, मीटर। लेंथ को नापने को आप सेंटीमीटर किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, पर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा की होती है मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी की इंपॉर्टेंट है, इसकी होती है कैंडिला, ठीक है। अब आप इनके आप सिंबल देखना, देखो। अब बेटा लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, और मीटर को हम लिखते हैं एम से, सिंबल एम है। किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए स्मॉल एस, केल्विन के लिए कैपिटल के। देखो एक चीज ध्यान रखना, शायद मैंने आपको पहले बताया हो, अगर यूनिट जो है ना, जैसे टेम्परेचर का मात्रक है केल्विन, अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट का नाम है ना, जैसे केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, अगर आप पूरा का पूरा केल्विन लिखना चाह रहे हो ना, तो शुरुआत आपको स्मॉल लेटर से करनी पड़ेगी। हालांकि किसी व्यक्ति का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन मात्रक में अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो तो स्मॉल से यूज करना है, लेकिन सिंबल में आएगा कैपिटल, ठीक है। तो केल्विन के लिए कैपिटल के। देखो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, अगर आप एम्पियर पूरा लिखोगे तो यूनिट में स्मॉल ए से यूज करोगे और सिंबल होगा कैपिटल ए। मोल के लिए हम लिखते हैं मोल, और कैंडेला के लिए सिंबल होता है सीडी। अब मैं आपको देखो एक चीज बताऊंगा, उसे बड़े ध्यान समझना। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। ऐसे कह रहा सर मैं आपके स्पेशल बैच में भी हूं, तो मुझे कौन सा बैच करना चाहिए। देखो स्पेशल बैच में अगर आप हैं तो वहां तो हम ऑलरेडी ज्यादा पढ़ा रहे हैं डिटेल में, और तो आपको और ज्यादा उसी से कर लो, तो इससे करने की जरूरत नहीं है। दो जगह अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, डेटा क्यों खराब कर रहे हो। इसी समय को आप किसी और दूसरे सब्जेक्ट में लगाओ, ऐसे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है ना। सर मैंने आपकी पुरानी वीडियो लगाई थी, अब आप हेल्दी लग रहे हो। भाई सीधा सीधा कह देना सर आप मोटे हो गए हो, ये अच्छे शब्दों का यूज क्यों कर रहे हो। भाई समय के साथ आदमी जैसे जैसे एज बढ़ती है शरीर भारी होता ही है। सर आपके बोर्ड का कलर व्हाइट कर लीजिए, नहीं ब्लैक पे ही चलेगा ये। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा भाई, 2-4 दिन वेट कर लो, ठीक है। अब आ जाओ। अब बेटा को डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए अगर किसी बच्चे को वीमा लिखनी है, मान लो पेपर में आ जाए कि आप स्पीड की, एक्सेलरेशन का, इसका मात्रक नहीं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका विमेय सूत्र बताओ। आप कहो कि जी मैं नहीं बताऊंगा, आपसे पेपर में डायमेंशनल फॉर्मूला विमेय सूत्र पूछेगा, आप साफ साफ मना करो कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो यूनिट मात्रक बताऊंगा क्योंकि मैं यूनिट याद करके आया हूं। तो जिसका भी आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, विमेय सूत्र पूछे, आप क्या करो अपनी रफ कॉपी में जो आपको पेपर में दी गई है उसमें उसकी यूनिट, उसका मात्रक लिख लो। अगर आपने यूनिट लिख ली तो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप से बन जाएगा। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे बड़े ध्यान से कि बेटा अगर कोई आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे यूनिट, उसका मात्रक। अब यूनिट में, मात्रक में जहां पर भी आपको मीटर दिख जाए, मीटर, तो मीटर की जगह पर एल चिपका देंगे, यानी कि लेंथ जो है उसकी यूनिट होती है मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एल, और ये आपको बड़े ब्रैकेट में लिखना है। यानी आज का ध्यान रखना, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा, जो मैं बता रहा हूं अगले 5 मिनट ध्यान देना, आपके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बच्चों का काम हो जाएगा, क्योंकि यूनिट अगर आपको पता है, डायमेंशन 100% आएगी। तो मीटर की जगह आपको क्या करना है, एल लिखना है। किलोग्राम की जगह बेटा आपको क्या चिपकाना है, एम लिखना है। सेकंड की जगह बेटा आपको लिखना है टी। केल्विन की जगह लिखना है के या थीटा, वो पेपर में देख लेना कि के का यूज कर रहा है कि थीटा का यूज कर रहा है।
एम्पियर की जगह लिखना है ए या आई, मोल की जगह लिखना है मोल या कैपिटल एन भी लिखा मिल सकता है आपको, और कैंडेला की जगह लिखना है सी डी या जे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, यानी आपने करना क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको विम में सूत्र लिखना है, पहले यूनिट लिख लो, मीटर की जगह एल लिखेंगे, किलोग्राम की जगह एम लिखेंगे, सेकंड की जगह टी, केल्विन की जगह के, थीटा, एम्पियर की जगह ए, मोल की जगह मोल, कैंडेला की जगह सी डी। बस आप ये 7 रट लो, 3 और मैं रटवाऊंगा आगे चल के आपको। अगर आपने 10 शब्द याद कर लिए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो मुझे मेरे साथ याद करो कि जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर मुझे मीटर दिखेगा, एल लिखना है। देखो मीटर की जगह एल लिखना है, मीटर की जगह एम मत लिख देना। डायमेंशनल फॉर्मूले मीटर की जगह आएगा एल, क्योंकि मीटर होता है लेंथ के लिए, इसलिए लाया है। किलोग्राम की जगह एम चिपकाना है, किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, केल्विन की जगह के, थीटा, एम्पियर की जगह ए, मोल की जगह मोल, और कैंडेला की जगह सी डी। अब बस हमारा काम हो गया। अब मैं आपको दूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए, आप एक रफ कॉपी ले लो और एक पेन ले लो। उस रफ कॉपी और पेन में आप अपने आप से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। फिर मैं जब बोर्ड पे लिखूंगा, आप ये बताएंगे कि सर मैं आपने 5 में से मेरे कितने सही हुए, 4 सही हुए, 3 हुए कि 2 सही हुए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, पहले आप यूनिट मात्रक लिख लो, और उस मात्रक में मैंने कहा कि जहां मीटर दिखेगा तो वहां एल लिख देंगे, किलोग्राम की जगह एम, सेकंड की जगह टी, ये वाला आपको करना है। तो 7 मैंने आपको याद कराए, 3 आगे चल के याद कराऊंगा, टोटल 10 से आपका पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। एक सबसे पहले बेटा आपको डायमेंशन लिखनी है, डिस्टेंस दूरी। पहले मुझे 5-6 लिखने दो, एक साथ लिखना आप सबके इनके। डिस्टेंस दूरी, एक डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, एक है हमारे पास में वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, एक लिखेंगे हम स्पीड चाल, वी वेलोसिटी वेग, एक लिखेंगे हम लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। इन 6 के डायमेंशनल फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिखो। फिर जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बस ये बताना है ईमानदारी से, कोई बच्चा बिल्कुल भी रोटमंची नहीं करेगा। रोटमंची समझ रहे हो तुम, रोटमंची करना यानी कि चीटिंग नहीं करनी है। अच्छा अगर सर लिस्ट बना दें हम लोग, कमेंट में बता देंगे। लिस्ट विस्ट भाई हमें नहीं आती बनानी। क्लास डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है, 4 बार बता चुका हूं आज की क्लास में, बाद में देख लेना, शुरू से पता चल जाएगा। अंबुज रॉय, ये बात हमने सबसे पहली क्लास में बता रखी है। देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले विम में सूत्र लिखो, तो मैंने क्या कहा था कि आपको क्या सबसे पहले क्या बोलना है कि मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो इनके यूनिट मात्रक लिखूंगा। अगर आप मात्रक लिखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला तभी बना पाओगे। तो यहां देखो डिस्टेंस बेटा जो दूरी है, इसका ऐसा यूनिट क्या बनती है, आप कहेंगे सर मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। और आपको पता है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ यानी कि किसी वेव की लंबाई, अगर मैंने आपको वेव वाला चैप्टर पढ़ाया है तो आपको पता होगा कि किसी वेव की जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। नापने को तो आप वेवलेंथ सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रोम में, मिलीमीटर में भी नाप सकते हो, पर वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होती है, किसी वेव की लंबाई नापते हैं मीटर में। स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड यूनिट, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। याद आ रहा है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था ना, Fp इज इक्वल टू mv। तो मास को नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी नापते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसका मात्रक बना था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बेटा जैसे ही आपने इन सबके मात्रक लिखे, अब डायमेंशनल फॉर्मूले अपने आप से निकल आएंगे। तो डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर में, तो मीटर को हटा के मैंने कहा था कि क्या चिपकाएंगे, एल। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापने, तो क्या आ जाएगा, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल, इसका भी क्या आ जाएगा, एल। अब यहाँ देखो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मीटर की जगह क्या चिपकाना है, एल। सेकंड की जगह क्या बताया था चिपकाने के लिए, टी। याद करो मैंने कहा था कि जहां पर मीटर दिखेगा उसकी जगह एल लिखेंगे, किलोग्राम की जगह एम, और सेकंड की जगह टी लिखेंगे। तो मीटर पर सेकंड है तो एल बाई टी हो गया, यानी ये बन जाएगा एल टी की पावर -1। वेलोसिटी की भी मात्रक मीटर पर सेकंड है, तो
एल बाई टी, यानी क्या हो जाएगा एल टी की पावर -1। इसका क्या होगा, किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, तो बन गया एम एल टी की पावर -1। तो मुझे बताओ 6 में से आपके कितने ठीक हैं, ईमानदारी से। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसमें। तो हमारे पास में अनीश कुमार, अरविंद, विशाल, इन्होंने तो कुछ डायमेंशन हमारे सामने लिखी भी हैं। अनामिका सैनी कह रही हैं सारे सही हैं, सौविक के भी सही हैं, मोनू, तरुण, सैन, बहुत बढ़िया, अंकित, सुंदर, ब्रजेश। लास्ट के 2 गलत हो गए बेटा। लास्ट के 2 कैसे गलत कर दिया आपने? वेलोसिटी वेग नहीं पता आपको, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। मीटर की जगह एल लिखना है, सेकंड की जगह टी, तो टी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा। मोमेंटम होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, तो एम एल टी की पावर -1 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकते। अगर आपने ये वाले डायमेंशनल फॉर्मूले गलत किए हैं, वो केवल एक ही केस में हो सकते हैं, जब आपको इनके मात्रक भी ना पता हो। और अगर आपको स्पीड वेलोसिटी के मात्रक नहीं पता है कि मीटर पर सेकंड होते हैं, मोमेंटम का नहीं पता किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आगे। एक लिखेंगे एक्सिलरेशन त्वरण, एक लिखेंगे फोर्स बल, एक लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एक लिखना हमें वर्क कार्य, एक लिखना हमें एनर्जी ऊर्जा, और एक लिखना हमें टॉर्क बल आघूर्ण। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, देखो सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, मात्रक लिखेंगे बाद में, सॉरी डायमेंशन लिखेंगे बाद में। सबसे पहले आपको इनके यूनिट, इनके मात्रक लिख लो। आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन का मात्रक तो आपने हमें बहुत बार बताया है कि किसी वस्तु का एक्सेलरेशन त्वरण नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, एक साइंटिस्ट के नाम पे है ये न्यूटन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, इसकी वैल्यू भी आपने बताई थी 6.67 गुणा 10 की पावर -11 होती है, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। याद आ रहा होगा, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको। ये वर्क को नापते हैं जूल में, एनर्जी को भी नापते हैं हम जूल में, और टॉर्क को मैंने बताया था, टॉर्क होता है RF sin थीटा, इसका मात्रक बना था न्यूटन मीटर, इसका मात्रक आया था न्यूटन मीटर। अब जैसे मैंने इनके मात्रक लिख लिए, अब डायमेंशनल फॉर्मूले अपने आप से आ जाएंगे। देखो एक्सिलरेशन का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर मीटर की जगह तो हम एल लिखते हैं, सेकंड स्क्वायर की जगह हो जाएगा टी का स्क्वायर, तो बन जाएगा एल टी की पावर -2। ये तो सबने निकाल लिया होगा, अगर आप ये नहीं निकाल पाए तो बेइज्जती की बात है भाई। एक्सिलरेशन का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हमने बहुत जगह यूज किया है, तो मीटर की जगह एल लिखना है, नीचे सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड की जगह टी लिखते हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो टी ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहां पर देखो समस्या कहां पे आ रही है कि जैसे मैंने फोर्स लिखा, आप फंस गए। आपने कहा कि सर जो फोर्स है इसकी यूनिट तो आपने न्यूटन बताई है, लेकिन न्यूटन तो एक साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन की जगह क्या लिखे हैं तो आपने हमें बताया ही नहीं। आपने हमें बताया क्या था कि अगर मीटर दिखेगा तो मात्रक उसकी जगह एल लिखेंगे, किलोग्राम की जगह एम, सेकंड की जगह टी, केल्विन की जगह के, या थीटा लिख लो, एम्पेयर की जगह ए, मोल की जगह मोल, कैंडेला की जगह सीडी। पर आपने हमें यह तो बताया नहीं कि न्यूटन की जगह क्या लिखें। तो जब कभी ऐसा हो कि साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आप किसी फॉर्मूले की हेल्प ले लो जिस फॉर्मूले के अंदर फोर्स आता हो। आप कहेंगे सर इसका बड़ा फेमस फॉर्मूला है F = ma, बस हमारा काम हो गया। यहां से बेटा फोर्स को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में, तो एक न्यूटन किसके बराबर हो गया, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो
फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन की जगह मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। तो किलोग्राम की जगह एम हो गया, मीटर की जगह एल, सेकंड स्क्वायर की जगह हो गया टी स्क्वायर, तो बन गया एम एल टी की पावर -2। और आप एक काम करना, ये जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन जब भी आपको दिखे इसे भी आप डायरेक्ट याद कर लेना कि जब भी मुझे न्यूटन दिखेगा उसकी जगह में एम एल टी की पावर -2 चिपका दूंगा, क्योंकि बहुत जगह डायरेक्ट यूज करेंगे हम। तो ऐसे मैंने शुरू के 7 आपको रटवाए थे, मैंने कहा था कि टोटल 10 याद करेंगे, तो उसमें से 8वां यही है। तो जैसे आपको आज के बाद न्यूटन दिखे तो न्यूटन की जगह लिखना है एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 8वां वाला लिख लिया तो मैं चाहूंगा कि 9वां सब बच्चे ट्राई करें, सब ट्राई करो। ये शंकर चौधरी, आपके पूछने से पहले मैं 5 बार इसका आंसर दे चुका हूं, हर 5-5 मिनट बाद। तो आप ये क्लास बाद में देख लेना, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो एक ही बात बार बार मत पूछो भाई। देखो बेटा 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो मुझे मतलब किससे है? यूनिट से। तो न्यूटन जब भी दिखेगा तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एम एल टी की पावर -2। एक लिखा है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा एल का स्क्वायर। नीचे लिखा है किलोग्राम स्क्वायर यानी कि हो जाएगा एम का स्क्वायर। इसे सोल्व कर लो, एक एम से एक पावर कट गई, एक ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, तो हो गया एम की पावर -1, ये एल क्यूब और टी की पावर -2, ये मेरे पास में आ गया। कैपिटल जी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे के फेवरेट में से है डायमेंशनल फॉर्मूले में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। ठीक है। तो अगर पेपर में कभी ऐसा हो कि वो आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक याद रखना कि इसके डायमेंशनल फॉर्मूले में पावर 1 भी आती है, 2 भी आती है, 3 भी आती है। आप चारों ऑप्शन देखना, जिस ऑप्शन में 1 2 3 1 भी दिखे, 2 भी दिखे, 3 भी दिखे, यानी कि वही ऑप्शन सही है। अगर 2 ऑप्शन में 1 2 3 दिख गया, फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पे माइनस था, किस पे प्लस था, फिर आप सोल्व करके निकाल लेना। ठीक है। अच्छा, अगले वाला देखो बेटा, वर्क क्या है, इसकी यूनिट है जूल। आप कहेंगे सर जूल भी साइंटिस्ट का नाम है, अब क्या करें? तो फिर से फॉर्मूले की हेल्प ले लो जब साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एफ एस कोस थीटा। बेटा वर्क को नापते हैं जूल में, एक जूल किसके बराबर होगा? फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लिए होता है मीटर, कोस थीटा साइन थीटा इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पे आ गया 1 जूल हो गया न्यूटन मीटर के बराबर। न्यूटन के लिए क्या लिखा हमने? डायरेक्ट एम एल टी की पावर -2, और मीटर के लिए लिखा हमने एल, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। बेटा इसे भी डायरेक्ट याद कर लेना आप। टोटल मैंने कहा था कि 10 याद करने आपको, 7 शुरू में याद करवाए थे। आज के बाद जब भी आपको फोर्स दिखे, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, डायरेक्ट याद करेंगे एम एल टी की पावर -2। वर्क को नापते हैं जूल में, जूल की जगह लिखेंगे डायरेक्ट एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, क्योंकि जूल भी बहुत जगह डायरेक्ट दिखेगा आपको और न्यूटन भी बहुत जगह डायरेक्ट दिखेगा। जैसे एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल, तो जूल की जगह डायरेक्ट याद कर लो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। दूसरा जो टॉर्क है बल आघूर्ण, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर जो है बेटा जूल के बराबर ही तो है, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। बेटा कई बार पेपर में क्या करेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एनर्जी का भी क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। टॉर्क का क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। वो क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से किनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है? याद रखना कि वर्क, एनर्जी और टॉर्क, कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर में वर्क और टॉर्क का कॉम्बो कई बार आ चुका है, कार्य बलाघूर्ण का सेम होता है, तो इन तीनों के विम्य सूत्र होते हैं समान। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने 2 आपको जब बता दिए थे 7 और 8, तो ये बताओ 9 10 11 12 इन 4 में से आप कितने बना पाए? इन 4 में से ईमानदारी से बताना, नीचे के 4 में से आप मेरे बताने से पहले कितने बच्चों के सही हुए? सोभिक तो कह रहा मेरे 6 के 6 सही हुए हैं, आने में का भी यही कह रही है। बहुत सही। चलो अब एक बेटा आप मुझे एक काम करेंगे, यहाँ पे जहां पे मैं लिखा लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे एक आप मुझे बताएंगे इंपल्स आवेग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आवेग का
तो आप कहेंगे सर इम्पल्स आवेग का अपना यूनिट हमें बताई थी कि इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। अगर आपको पता है कि इम्पल्स का मात्रक न्यूटन सेकंड है तो आप इजीली कर लोगे। न्यूटन के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं एम एल टी की पावर -2, सेकंड की जगह लिखते हैं हम टी, तो क्या बन जाएगा ये एम एल टी की पावर, भाई 2 टी की पावर -1 की, एक प्लस की है, तो बन जाएगा एम एल टी की पावर -1। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो इम्पल्स है आवेग है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो मोमेंटम का है। ये बेटा कई बार आ चुका है, ये एसएससी के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। तो आपको याद रखना है कि रेखीय संवेग और आवेग, यानी आवेग और संवेग, मोमेंटम और इंपल्स, इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, एम एल टी की पावर -1। तो एसएससी टाइप के पेपर में वो जनरली ऐसे पूछता है कि इनमें से किनके विमेय सूत्र समान है। तो वहां पे आपको संवेग, आवेग, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स, ये वाला कॉम्बो देखने को मिल सकता है। ये वाला कॉम्बो देखने को मिल सकता है कि कार्य और बल आघूर्ण, वर्क और टॉर्क का भी सेम है, ठीक है। या अलग से जब इंडिविजुअली पूछता है तो कैपिटल जी का इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। अब अगले 5 के 5 में चाहूंगा कि आप बनाएं, आसान है। अगले एक लिखेंगे हम मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति, इसका यूनिट क्या वो लिख लेना, फिर फॉर्मूले का यूज कर लेना अगर साइंटिस्ट का नाम आ गया तो। एक लिखेंगे हम एरिया, क्षेत्रफल, एक लिखेंगे हम वॉल्यूम, आयतन, एक लिखेंगे हम प्रेशर, दाब। तो इन 4 के लिखना, 4 में 2 तो ज्यादा ही आसान है। एक बच्चा और आ गया भाई, क्लास डाउनलोड क्यों नहीं हो रही। हर 2-3 मिनट में एक ना एक धुरंधर आ जाता है सेम क्वेश्चन लेके। हम तो भाई बोल बोल के थक गए हैं। देखो बेटा, मैकेनिकल पावर जो है, यांत्रिक शक्ति, मैंने आपको बताया था मैकेनिकल पावर को हम नापते हैं वाट में। वाट सिंबल होता है इसका डब्लू। अब याद करो कि बेटा वाट तो साइंटिस्ट का नाम है, तब क्या करें, तो पावर जो है मैकेनिकल पावर, पावर क्या होती है, कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर। तो मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बताया था, वर्क अपॉन टाइम। अब तो आप निकाल लोगे बेटा, वर्क जो है इसका डायरेक्ट हमने याद किया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और सेकंड के लिए हमने याद किया टी, तो क्या बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ठीक है। तो जिनका 13वां है उनका एकदम बिल्कुल सही है कि जो मैकेनिकल पावर है इसका बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ठीक है। अच्छा, एरिया जो है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, और प्रेशर को बेटा हम नापते हैं पास्कल में। इनका तो आपने निकाल लिया होगा, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो मीटर के लिए एल होता है तो हो गया एल स्क्वायर, वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में तो हो गया एल क्यूब, पास्कल ये तो बेटा साइंटिस्ट का नाम है। तो आप सबको इतना पता होगा कि जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए हमने डायरेक्ट क्या याद रखा था, एम एल टी की पावर -2, एरिया के लिए होता है एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कटेगा तो एल ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो कितने आपने सही, कोई बच्चा है 4 के 4 सही किए हो मेरे बताने से पहले। मैकेनिकल पावर, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर। अक्षय कुमार सबसे पहली क्लास में बता रखा भाई हमने, सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा। अंकित साहू, दीपशिखा कुमारी, दीपाशा,
ये देखो, ये हमारे पास में हमने कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं क्लास में, 3 आउट ऑफ 4। ओके चलो, ये भाई परेशान है। डाउनलोड का बेटा ऑप्शन नहीं आएगा, लाइव क्लास में पढ़ो जो पढ़ना है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, बार बार एक लाइन लिखने से कोई मतलब नहीं है, सर्वर चेंज हो गया, डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कभी भविष्य में आएगा तो पता चल जाएगा अपने आप से। अब अगले बात है 17 पे, ये बेटा आप लिखेंगे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन वाले क्लास में मैंने आपको बताया था इसका मात्रा क्या बनेगा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एक लिखेंगे प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, एक लिखेंगे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक, एक लिखेंगे हम यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं। ये जो जितने भी कांस्टेंट हैं, प्लांक कांस्टेंट हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो, चाहे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो, आपको इनकी वैल्यू भी याद रखनी है। सीपीओ के एग्जाम में पिछली बार वाले सीपीओ के एग्जाम में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट पूछी थी उसने, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास याद रखना प्लांक कांस्टेंट को लिखते हैं एच से, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को लिखते हैं हम केबी से, इसकी वैल्यू होती है 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को लिखते हैं हम आर से, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो अब मैंने इनके मात्रक आपको लिख दी है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका मात्रक मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो अब मैंने आपको सबके यूनिट सबके मात्रक लिख के दे दिए हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप ये खुद से सोल्व करें। अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालो सबके, करो ये। स्क्वायर अपॉन सेकंड, मैंने आपको सबके यूनिट सब लिख लिए। देखो, अगर हमारे पास मात्रक हैं, उसके अगर हम डायमेंशन नहीं लिख पा रहे फिर तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अब देखो लिखने की ट्राई करो। किलोग्राम की जगह मैंने आपको बताया था कि क्या चिपकाना है, आप कहेंगे सर एम। मीटर की जगह एल चिपकाते हैं, मीटर स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड की जगह लिखते हैं हम टी, तो क्या बन जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। एक सेकंड वाक्य के लिखो, एक मिनट रुको।
अच्छा देखो बेटा, जो प्लांक कांस्टेंट है इसका क्या था कि जूल सेकंड। अब यहां देखना बेटा, जो जूल है इसके लिए होता है ml² टी की पावर -2, और सेकंड के लिए आपको बताया था मैंने टी, तो क्या बन जाएगा टी की पावर -2, एक प्लस की तो एक ही बचेगी फिर माइनस की, तो ml² टी की पावर -1। अगर आप यहां बड़े ध्यान से देखें तो क्या आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² टी की पावर -1 है। प्लांक कांस्टेंट का भी यही आया ml² टी की पावर -1, यानी इन दोनों का सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजल 2017 में भी आ रखा है, ये रेलवे में भी कई बार आ रखा है, सीडीएस में भी कई बार आ रखा है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी आ रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से किनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं। तो आपको एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट इनका ध्यान रखना है, ठीक है सर। क्या हम डायमेंशन से फॉर्मूला निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो अब यहां देखो, दूसरी चीज ये हमारे पास में है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसका भी यूनिट हमारे पास में है, तो आप निकाल लो भाई। जूल के लिए क्या होता है, डायरेक्ट याद किया था ml² टी की पावर -2। केल्विन के लिए देखो के या थीटा, तो थीटा ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ml² टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, ठीक है। यहां जाओ तो जूल के लिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट याद रखेंगे ml² टी की पावर -2, मोल की जगह लिखते हैं मोल, और केल्विन की जगह लिखते हैं हम के या थीटा, तो मैं थीटा यूज कर रहा हूं तो आप भी थीटा यूज कर लेना। तो बन गए ml² टी की पावर -2 थीटा की पावर -1 मोल की पावर -1। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे यूनिट मात्रक लिखने के बाद कितने बच्चे ऐसे इन्होंने पांचों की डायमेंशन निकाल दी थी और कितने कम की निकाल पाए? वो जब मैंने मात्रक लिख दिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं है भाई। हमने याद रखा ना, जूल की जगह डायरेक्ट ml² टी की पावर -2 लिखेंगे, सेकंड की जगह टी, जूल की जगह ml² टी की पावर -2, केल्विन की जगह थीटा, जूल की जगह ml² टी की पावर -2, मोल की जगह मोल, केल्विन की जगह थीटा, ठीक है। तरुण सेन कह रहे 4 के 4 उनके सही हो गए थे। दीपाशा कुछ लिख रही हैं अलग अलग, विशाल भी कह रहे ऑल करेक्ट, सिद्धार्थ केसरी बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अगर एक बार यूनिट हमारे पास में आ गई, और एक बात याद रखना, बीच बीच में मैं आपको वैल्यू लिखवा रहा हूं ना कांस्टेंट की, इनकी वैल्यू और इनके मात्रक तो आपको याद रखने हैं। हमारा सबसे पहले काम है कि हमें यूनिट याद होनी चाहिए, डायमेंशन तो हम अपने आप से ही निकाल लेंगे, हमें याद होनी चाहिए यूनिट मात्रक, ठीक है। अच्छा अब लिखेंगे हम डेंसिटी घनत्व, एक बटा लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, एक हम लिखेंगे स्ट्रेन विकृति, एक लिखेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व, या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकता हूं उसी चीज को, सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे लिखेंगे यहां पे हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। देखो बेटा, मैंने आपको लिखा डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में तो सबको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी घनत्व क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को तो हम किलोग्राम में नापते हैं और वॉल्यूम आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब में। तो इसका मात्रक तो आप इजीली लिख सकते हैं, इसका मात्रक बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा, जड़त्व आघूर्ण को मैं लिखा था आई से, और इसका मैंने मात्रक आपको लिखवाया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर। याद करो, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये बाकी 3 की बात करेंगे बाद में।
पहले इन पे आ जाओ। देखो अब ये बेटा जो किलोग्राम है इसकी जगह तो आपको पता है कि एम लिखना है, मीटर की जगह लिखना है एल, तो मीटर क्यूब है तो एल क्यूब हो जाएगा, एल ऊपर आके हो जाएगा माइनस का, तो एम एल की पावर -3 ये हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किलोग्राम की जगह एम और मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर, तो हो गया एम एल स्क्वायर। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अभी मेरे पास बेटा तीन चीजें बची, विकृति, रिलेटिव डेंसिटी और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले देखो, मैंने जब बेटा अगर खाली पेपर में डेंसिटी घनत्व लिखा है तो डेंसिटी का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन अगर आपके पेपर में रिलेटिव डेंसिटी आए, सापेक्ष घनत्व, तो बेटा यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? मान लो कि आप किसी चीज की डेंसिटी को किसी और की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैं कह दूं कि भाई ये लिक्विड है मेरे पास में, इसकी डेंसिटी जो है पानी से 12 गुना ज्यादा है, यानी इसकी रिलेटिव डेंसिटी होगी 12, यानी रिलेटिव डेंसिटी की केवल वैल्यू होगी 12। अगर रिलेटिव डेंसिटी 13 है, यानी कि ये किसी चीज से 13 गुना भारी है, 13 गुना ज्यादा डेंस है। रिलेटिव डेंसिटी 4 है तो यानी कि 4 गुना ज्यादा डेंस है। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है यूनिट लेस, मात्रकहीन। और बेटा जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन तो बनेगी नहीं। भाई एक चीज बताओ, हम डायमेंशन कैसे लिख रहे हैं? यूनिट की हेल्प से तो लिख रहे हैं कि किलोग्राम की जगह एम लिखेंगे, मीटर की जगह एल लिखेंगे, जिसका मात्रक ही नहीं है, यानी अगर यूनिट नहीं है तो 100% डायमेंशन नहीं होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है ये यूनिट लेस भी और डायमेंशन लेस भी है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि 2400 में दोनों में क्या फर्क है? देखो बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप एक चीज की डेंसिटी को दूसरी चीज की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कंपेयर अगर आप पानी की डेंसिटी से करो तो फिर उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कह देते हैं। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रिलेटिव डेंसिटी है, बस यहां पे कंपैरिजन फिक्स है कि पानी से ही करना है। तो रिलेटिव डेंसिटी में आप एक लिक्विड की डेंसिटी को दूसरे की लिक्विड की डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो कंपेयर किया जाता है वो किससे किया जाता है? पानी से। तो इसलिए इसके लिए हमने स्पेसिफिक शब्द यूज कर लिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी हो चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, इनका कोई मात्रक नहीं है। अगर इनका कोई मात्रक नहीं है तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन लेस है, यानी कि आपको पेपर में ऐसे भी लिख सकता है वो m0 l0 t0। भाई अगर किसी की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है तो इसकी कोई डायमेंशन बनेगी नहीं। दूसरा, अगर आपको मैंने ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ाया अपनी क्लास में, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अगर मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ा दिया है प्रकाशिकी, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा या बता चुका हूंगा कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई मात्रक नहीं होता है। हम वहां पढ़ेंगे कि पानी की रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक है 1.33, डायमंड का है 2.42, इनकी केवल वैल्यू पढ़ेंगे, कोई मात्रक नहीं होगा। तो जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी होता है यूनिट लेस, मात्रकहीन। अगर ये यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी होगा, विमाहीन भी होगा। ठीक है, तो इसकी ना कोई यूनिट बनेगी ना कोई डायमेंशन बनेगी। नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे, भावुक मत होना एकदम। तो अपवर्तनांक जो है इसका ना कोई मात्रक है ना इसकी कोई विमा है। रिलेटिव शब्द आ गया, ना कोई यूनिट है ना कोई मात्रक है। बेटा देखो स्ट्रेन क्या होता है? विकृति, ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी बताऊंगा। ये स्ट्रेन होता क्या है? ये मात्रकहीन भी है। अगर इसका मात्रक नहीं है तो 100% इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, ना इसका मात्रक है। तो आपके यहाँ जो ऐसे पेपर हैं जहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछता है, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि इनमें से डायमेंशन लेस कौन है। स्ट्रेन बहुत बार पेपर में आया है, रिलेटिव डेंसिटी भी बहुत बार आया है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बेटा देखो, स्ट्रेन होता क्या है? अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊं, टाइम तो हो गया है वैसे, चलो बता देते हैं अब हम। स्ट्रेन विकृति, मान लो कि मेरे पास में एक तार है ये, और इस तार की बेटा लंबाई है l, और मैंने इस तार को थोड़ा सा खींच दिया और इसकी लंबाई बदल के हो गई l डैश। तो इसकी लंबाई में जो चेंज हुआ ना वो क्या होगा? l डैश माइनस l के बराबर। भाई तार की लंबाई l थी, लंबाई में चेंज हो गया, फाइनल लंबाई में से इनिशियल घटा दो। तो देखो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है कि चेंज कितना हुआ, यानी कि डेल्टा एल, चेंज कितना हुआ बटे ओरिजिनल, यानी कि लंबाई में कितना चेंज हुआ बटे ओरिजिनल लंबाई, इसे हम कहेंगे स्ट्रेन इन लेंथ, लंबाई में विकृति। तो और आपको लंबाई में विकृति निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ बटे ओरिजिनल लंबाई। अगर आपको विकृति निकालनी है एरिया में तो आप देखोगे एरिया में कितना परिवर्तन हुआ बटे ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूम, आयतन में कितना विकृति आई, वॉल्यूम में चेंज बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज देखना, चेंज बटे ओरिजिनल। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर आप लंबाई को नाप रहे हैं मीटर में तो लंबाई में परिवर्तन भी तो मीटर में ही नापोगे, तो मीटर से मीटर कट गया, कोई यूनिट बनेगी नहीं। मीटर के लिए एल, यहां भी एल, तो यानी कि इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी।
तो ना इसकी कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है। विकृति क्या होती है कि कितना चेंज हो रहा है बटे ओरिजिनल, ठीक है। तो ये लंबाई में चेंज बटे ओरिजिनल लंबाई, यानी कि विकृति आ गई आपकी लंबाई में। एरिया में चेंज बटे ओरिजिनल एरिया लिखता तो विकृति आती है वो क्षेत्रफल में। आयतन में चेंज बटे ओरिजिनल आयतन लिखता तो आता आयतन में विकृति। तो डायमेंशन लेस यूनिट लेस वाला जरूर याद रखेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो ये बच्चे कह रहे सर लाइव क्लास में लाइव नेम क्यों नहीं दिख रहा है? ये नया इंटरफेस यूज हो रहा है, ये नया सर्वर है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ये सर्वर डिफरेंट है, ये सर्वर चेंज हो रहा है, नए सर्वर पे काम चल रहा है आजकल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तो कल की क्लास में हमारा पूरा मैकेनिक्स वाला पार्ट, मोशन से लेके न्यूटन के नियम, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्रेविटी, वर्क पावर, एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, है ना, केपलर के नियम, सैटेलाइट, रोटेशनल मोशन, ये पूरा वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो कल इसे हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।